नमस्कार साथियों, आप सभी को स्ट्राइट्स क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो सबसे पहला हमारा इसमें टॉपिक है राजा की स्थिति में बदलाव। तो आज से लगभग 3000 वर्ष पहले जो है सामाजिक स्थिति में बड़े बदलाव हुए। आज से लगभग कितना वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले सामाजिक स्थिति में बहुत बड़े बदलाव हुए। वैदिक युग में राजाओं की तुलना जो है इस युग के राजा के अधिक शक्तिशाली हो गए। मतलब वैदिक युग के जो राजा थे और ये जो इस युग के जो राजा हैं वो क्या थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। वैदिक युग से अब के जो राजा थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब है क्या, अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं साहब। तो अश्वमेध यज्ञ में हुआ क्या दोस्तों, है क्या कि राजा जो है चुनाव की विधि में बदलाव आया। राजा के चुनाव की विधि में क्या है, बदलाव आया। जो व्यक्ति राजा बनना चाहता था उसे अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बड़े अनुष्ठान कराने पड़ते थे। अनुष्ठान का मतलब यज्ञ करवाने पड़ते थे। और ऐसा राजा अक्सर दूसरे राजाओं के अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ जो है करवाते थे। ठीक है। फिर क्या, इस यज्ञ के दौरान एक घोड़े के पास आ गए, एक घोड़े पास जो है इलाके में घूमने के लिए छोड़ दिया था। मतलब एक घोड़ा को लिया जाता था और उसको इलाके में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि किसी दूसरे राजा ने इलाके से घोड़ा बिना रोके टोके निकल जाता है तो इससे समझा जाता था कि दूसरे राजा को यज्ञ करवाने के वाले राजा का आधिपत्य है। अब है विशेष रूप से प्रशिक्षित पुरोहित यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करवाते थे। विशेष रूप से जो प्रशिक्षित पुरोहित थे, मतलब जो ब्राह्मण थे, वो लोग अनुष्ठान करवाते, मतलब यज्ञ करवाते थे। पुरोहित को महंगे उपहार दिए जाते थे और इन उपहारों में भूमि एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आम नागरिक जैसे 20 या वैसे जो है अपेक्षा की जाती है कि उपहार को लेकर आए। शूद्रों को यज्ञ में शामिल नहीं होने जाते, जो शूद्र थे उन्हें यज्ञ में शामिल होने नहीं दिया जाता था। अब है वर्ण व्यवस्था। तो समाज को 4 वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहला देखते हैं ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान जो है ब्राह्मण प्राप्त किया था। ब्राह्मणों का काम था वेदों को पढ़ना और इसे पढ़ाना था तथा उन्हें तरह तरह के अनुष्ठान भी संपन्न कराने थे और इस अनुष्ठान करवाने के बदले उन्हें तरह तरह के उपहार दिए जाते थे। फिर एक क्षत्रिय का मतलब था, क्षत्रिय का स्थान वर्ण व्यवस्था में दूसरा था। इनका कार्य था क्षेत्र में शासन व्यवस्था संचालित करना और अपने प्रजा की रक्षा करना। वैश्य का काम था इन वर्णों की स्थान पर ये वैश्य का काम क्या था, इस वर्ण का ये तीसरा स्थान था और इसमें किसान, चरगा, व्यापारी इस वर्ग में सदस्य थे। वैश्यों का अनुष्ठान करने के भी अधिकार था, इनको ये भी यज्ञ करवा सकते थे। अब बात करते हैं शूद्र। शूद्र को वर्ण व्यवस्था में सबसे निचला स्थान दिया गया था, यानी चौथा। और शूद्रों का कार्य था अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना और महिलाओं को भी शूद्र माना जाता था। यहाँ याद करने वाली बात है। फिर शूद्रों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी और ऐसे अनुष्ठान में शामिल नहीं हो सकते थे, और ये भी अनुष्ठान में भी शामिल, मतलब यज्ञ में भी शामिल भी नहीं हो सकते थे। तो जमाना अजीब था। अब देखिए वैदिक युग के शासन व्यवस्था की बात करते हैं। तो जो वैदिक युग का शासन व्यवस्था है, सबसे पहले जो बात करते हैं जनपद की। तो जनपद कैसे बना, तो जन और ये पद दो से मिलकर बना हुआ है। जन का मतलब लोग, और पद मतलब पैर, मतलब लोगों का पैर। अर्थात वह स्थान जहाँ लोगों ने अपने पैर रखे और बस गए उसे जनपद कहा जाता है। वह स्थान जहाँ लोगों ने अपने पैर रखे और वहाँ बस गए तो उसे जनपद कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक करने के बाद एक राजा किसी जनपद का राजा बन जाता था। अगर अश्वमेध यज्ञ हो जाता था उसके बाद फिर राजा जो है किसी भी जनपद का वो क्या करता था, राजा जो है बन जाता था। फिर जनपद का आकार बड़ा होता था। जनपद का आकार क्या होता था, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ के लोग जो है झोपड़ियों में रहते थे। जनपद का आकार बड़ा था लेकिन लोग कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में। मवेशियों भी को भी पालते थे। जनपद के लोग जो है फसल भी उगाते थे। क्या करते थे, फसल भी उगाते थे। ठीक है। अब है दोस्तों महाजनपद।
तो महाजनपद के बारे में ये बात करते हैं। जनपद लगभग 2500 वर्ष पहले क्षेत्र में आपका है क्या बड़े हो गए, और जनपदों से अधिक महत्वपूर्ण इन्हें महाजनपद कहा गया। मतलब जनपद जो बहुत बड़ा बड़ा हो गया तो उसी को हम लोग क्या बोले, महाजनपद कहा गया। महाजनपद के कुछ उदाहरण जैसे मगध, कौशाम्बी, वजी। अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से कि महाजनपद कितने थे, तो आप याद रखना 16 थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें शक्तिशाली सबसे कौन था, तो मगध था। और इसकी राजधानी थी क्या थी, तो राजगिरी थी। क्या थी? राजगिरी थी या गिरिविज थी। ठीक है। फिर आप कहेगा दोस्तों, महाजनपद प्राचीन भारत के राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहते हैं। महाजनपद क्या जी, प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में जनपदों का उल्लेख भी मिलता है। उत्तर वैदिक काल में किसका मिलता है? जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों का ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख जो है किया गया है, महाजनपदों का। अब आइए, बौद्ध ग्रंथों में कई उल्लेख किया गया है। महाजनपद किसी न किसी राज्य की राजधानी हुई करती थी। महाजनपद क्या था? किसी न किसी राज्य का कैपिटल हुआ करता था। ऐसा नगर अक्सर किले घिरे होते थे, मतलब वो चारों तरफ से चार दीवारी किए गए थे। किला बनाने ईंट, पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। किले का निर्माण शहर और शत्रु को बचाने के लिए किया जाता था। साथ ही ये भी होता था कि किलेबंदी शहर पर नियंत्रण अधिक सरल होता था। किलेबंदी शहर पर जो है ना, वो नियंत्रण का अच्छी तरह से होता था। अब सिक्का तथा सोना तथा सिक्का की बात करते हैं। राजा एक नियमित सोना रखने लगे थे। सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। भुगतान के लिए सिक्के का इस्तेमाल होने लगा। सिक्के के पंच यानी कि अधातु पंच करके डिजाइन बनाया जाता था, इसलिए इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया। मतलब जो सिक्का को डिजाइन करके बनाया जाता था उन्हें आहत सिक्का कहते थे। इसे पंचंड मार्क सिक्का भी कहा जाता था, या इसे प्रचंड मार्क सिक्का भी कहते थे। इस प्रकार से इस काल की वस्तु विनिमय प्रणाली जो है, मुद्रा विनिमय प्रणाली की शुरुआत हो गई। ऐसे अब है टैक्स या कर की बात करते हैं। महाजनपद के राजा किला बनाने और सेना रखने के लिए अधिक जन की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, अधिक लोग आवश्यकता पड़ती थी। पहले राजा अन्य राजाओं से मिलकर उपहारों से अपना कार्य कर लेते थे, लेकिन अब केवल उपहारों से काम चलने लायक नहीं रहा। इसलिए राजाओं ने कर वसूलना शुरू किया, मतलब टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, और इसकी वसूली के लिए कुछ लोगों ने काम पर रख दिए। अब है कृषि में बदलाव। कृषि में समय में दो बड़े बदलाव सामने देखने को मिले। पहला, हल में लोहे का जो आपका काल का चलन हो गया। ठीक है, हल में लोहे के काल का चलन हो गया और धान की रोपनी शुरू हो गई। अब हल में लोहे के काल के चलन की बात करते हैं, तो अब हल में लकड़ी का फाल लग गया। फाल की जगह लोहे का फाल का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, इसमें खेती लायक जमीन आकार बढ़ने लगा और इससे पैदावार बढ़ने, मतलब खेती लायक जमीन का आकार भी बढ़ा, तब पैदावार भी बढ़ गया। धान की रोपनी। पहले धान के बीजों को जमीन के छोटे टुकड़े पर बोया जाता था, लेकिन अब बड़े टुकड़े पर बोने लगे। धान की रोपनी बात करते हैं। पहले बीजों को जमीन के छोटे टुकड़ों में बोया जाता था, लेकिन अब आपका है क्या कि पौधे के बीज निकल आते थे, उन्हें उखाड़ कर बड़ी जमीन पर रोपा जाने लगा, फिर धान की रोपनी करते थे। इसे धान की रोपनी कहा गया, और इससे चावल का पैदावार बढ़ने लगी, लेकिन चावल की रोपनी बड़ा ही मेहनत वाला था। इसके बाद दास दासी और भूमिहीन मजदूरों को काम करने पर लगाया जाता था। फिर भूमिहीन मजदूर को आपका है क्या, कमकार कहते थे। भूमिहीन मजदूर क्या बोलते थे? कामकार कहते थे। क्या बोलते थे? कमकार कहते थे। अब बात करते हैं साहब मगध की। मगध गंगा नदी किनारे बसे हुए दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर का कुछ हिस्सों में को मगध के नाम से जाना जाता है। तो मगध किसे कहते हैं? गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, और ये दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को मगध के नाम से जाना जाता है। 200 वर्षों के अंतर्गत मगध एक महत्वपूर्ण जनपद बना गया है। मगध में नंद वंश का शासन हुआ। किस वंश का शासन करता था? नंद वंश का शासन हुआ करता था। इसके अलावा मगध पर और भी कई सारे वंश शासन किए, मौर्य वंश भी शासन किया। अब बात करते हैं मगध के विकास का प्रभुत्व के कारण। इस क्षेत्र में जमीन के गंगा, सोन तथा गंगा की सहायक नदियों में पानी निकलता था, इसलिए यहाँ की जमीन जो है वो क्या था? ज़्यादा उपजाऊ, और जहाँ जमीन ज़्यादा उपजाऊ होगा वहाँ पैदावार ज़्यादा होगा। अब इस कारण यहाँ लोग ज़्यादा रहते थे। नदियाँ जल में परिवहन के लिए बहुत अच्छा मार्ग था। जल से मार्ग भी आसानी से कोई चीज़ को लेके जा सकते थे। मगध के कुछ भागों में घने जंगल थे, जिससे वो प्रचुर मात्रा में लकड़ी मिल जाती थी।
लकड़ी इस्तेमाल भवन, रथ और गाड़ी बनाने में होता था। अब मगध में कुछ ये बात हो गई, लकड़ी वाला मिल गया। लकड़ी में हाथ देखिए, अब जंगल से हमें हाथियाँ भी मिल गई और वो हाथियों को अपने मिलाकर सेना में भी शामिल कर लिया। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानता है। मतलब मगध का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? तो बिंबिसार को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। फिर आप बिंबिसार का बेटा कौन था दोस्तों? बिंबिसार का बेटा, ठीक है, ये आपसे पूछता है प्रश्न। तो मगध के प्राचीन काल से ही राजनीतिक स्थान स्थान के रूप में, सामाजिक और धार्मिक के रूप में जागृत हुआ। फिर बात करते हैं साहब बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, ये बात हमने आपको बता दिया कि बिंबिसार क्या था? मगध का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, ये आप याद रखना। या ये और फिर बिंबिसार कौन था दोस्तों? तो ये हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? हर्यक वंश के राजा था। और इस हर्यक वंश को पितृ सत्तात्मक वंश भी कहते थे कि जिसमें अपने ही बेटा जो था उसको अपने गद्दी पर मारकर बैठ जाता था। और बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु था। क्या आप याद रखेंगे? अजातशत्रु, अजातशत्रु था। ठीक है, याद रखिएगा। और बिंबिसार को पुराणों में श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेणी। कुछ बिंबिसार से आप क्वेश्चन जुड़े हुए याद कर लीजिएगा, श्रेणी कहते थे। फिर बात करते दोस्तों प्राचीन में आपका ये तो बात हो गया। मगध में बुद्ध के समकालीन शक्तिशाली और संगठित राजतंत्र रहा। क्या रहा? राजतंत्र। राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा था। कालांतर में मगध को उत्तरादर विकास होता गया और मगध के विकास भारतीय संस्कृति सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ बन गया। अब मगध के शक्तिशाली समाज थे बिंबिसार जो है और अजातशत्रु, उन्होंने अन्य जनपदों को जीतने में हर संभव तरीके को सोचा। अब महाजनपद के एक अन्य शक्तिशाली राजा थे नंद वंश के राजा। नंद वंश का जो प्रथम शासक था, तो नंद वंश का जो प्रथम शासक था वो महापद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद था। यह महाशक्तिशाली आपका संस्थापक थे। ठीक है, और ये क्षत्रियों का नाश करने वाला था, इसलिए अपने आप को सर्वक्षत्रांतक भी कहा था। महापद्मानंद कौन थे दोस्तों? महापद्मानंद थे। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली राजा थे और ये क्षत्रियों को नाश करने वाला राजा थे, इसलिए अपने आप को उपाधि धारण किया था सर्वक्षत्रातक। क्या धारण किया था? सर्वक्षत्रातक। और इस वंश की जो जाति थी वो नपाती थी। क्या थी? नपाती थी। क्या आप याद रखेंगे? इस वंश जाति का था नपाती था। अब प्रथम शासक कौन थे? महापद्मानंद थे। नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मानंद थे। और अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। मगध शासक उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम भाग में फैला था। उपमहाद्वीप किस भाग में फैला था? उत्तर पश्चिम भाग में। मगध की राजधानी राजगिरी थी, हमने आपको बताया। और आज राजगिरी के नाम से जाना जाता है। राजगिरी को ही राजगिर के नाम से जानते हैं। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र कर लिया गया और जिसे आपका फिर क्या दोस्तों, बाद में राजधानी क्या कर लिया गया? पाटलिपुत्र कर लिया गया और इसे ही पाटलिपुत्र को पाटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र मतलब पटन का बेटा। पाटलिपुत्र का अर्थ क्या होता है? पटन के बेटा। और पाटलिपुत्र दो शब्द से निकला है, पाटली और पुत्र, मतलब पटन। पटन मतलब क्या होता है? बंदरगाह। और ये क्या है? बेटा, मतलब बंदरगाहों का बेटा। अब वजी की बात करते हैं हम आपको पास। एक और बात, नंद वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? घनानंद था। और घनानंद को किसने हराया था? आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पीएम कौन था? तो आप याद रखिए, चाणक्य। क्या था? चाणक्य था या कौटिल्य था। अब बात करते हैं वजी। वजी भी एक शक्तिशाली राजा था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वजी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। मगध ठीक विपरीत वजी को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। सरकार जो है को संघ कहा जाता था। एक गण नहीं बल्कि शासक होते थे और हर किसी के राजा कहा जाता था। ऐसे राजा को अनुष्ठान समूह करते थे, मतलब यह करवाते थे। फिर आप कहेंगे महत्वपूर्ण कौशले लेने के लिए आपस में सलाह किए जाते थे, लेकिन ऐसी संभावनाएं महिलाओं और दासों और कामगारों में प्रवेश नहीं किया जाता। बुद्ध और महावीर ने भी ऐसे गणों के सदस्य थे। इन गणों का प्रभुत्व आज 1500 साल पहले कायम रहा। आखिर में सबसे अंतिम गण जो है, गुप्त वंश शासकों ने विजय प्राप्त कर ली।
अब है क्या दोस्तों, आप याद रखेंगे कि मतलब बात करें कि मगध पर किसने किसने राज किया, ये भी बात आप इष्टा याद रखेंगे। मगध पर जो है हर्यक वंश राज किया। कौन राज किया? हर्यक वंश। फिर दोस्तों शिशुनाग वंश किसने किया? शिशुनाग किया। फिर कौन किया? इसके बाद नंद वंश किया। हसीन याद रखिएगा, हसीन। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश, हसीन याद रखिएगा आप। फिर इसके बाद दोस्तों मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश ने राज किया। किसने किया? मौर्य वंश ने राज किया, आप याद रखिए। हसीन मौर्य, हसीन मौर्य, हसीन थी मौर्य, ठीक है। और हर्यक वंश का राजा कौन था? बिंबिसार था। अब शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का राजा कौन था? शिशुनाग ही था, ठीक है। फिर नंद वंश का राजा कौन था दोस्तों? तो महापद्मा नंद था, आपको मैंने बताया। और मौर्य वंश का राजा कौन था? तो सबसे पहला संस्थापक कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके दरबार में आपका दोस्तों कौन थे रहते थे? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, कौन थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? ये पीएम कौन था साहब? चाणक्य या कौटिल्य थे। कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य थे, ठीक है। और आप ये भी याद रखना कि इसने भारत के फारस शासन का भी विस्तार किया था। इसने भारत में फारसी शासन का भी क्या किया था? विस्तार किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंटों का आप याद रखिएगा, ये सारी बातों को। और जब सिकंदर आया था उस समय दोस्तों किसके समकालीन राजा था? तो वो घनानंद था। सिकंदर जब आया था तब भारत में राजा किसका था? तो घनानंद का था। क्या था? घनानंद था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।